हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रूल ऑफ इन्फेरेंस। चलो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू चेक गिवन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड और नॉट। मीन्स रूल ऑफ इन्फेरेंस का काम क्या होता है? उसका काम होता है चेक करना कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट दे रखा है तो वो वैलिड है या फिर नहीं वैलिड है, इसे चेक करते हैं। देखो, इसे चेक करने का एक और तरीका होता है कि हम बूलियन अलजेब्रा का यूज़ करें, बट वो क्या तरीका होता है, उसमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है हमें, तो वो काफ़ी एक लेंदी मेथड हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रूल ऑफ इन्फेरेंस का यूज़ करते हैं जिससे कि आसानी से चेक किया जा सके। तो चलो देखते हैं। इफ वी यूज बूलियन अलजेब्रा टू प्रूव इट विल बी लेंदी, जो पॉइंट हम मैंने आपको बताया उसे यहाँ पर लिख रखा है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखी है प्रेमिसेस P1 P2 P3 और इन सब के बीच में कंजक्शन लग रखा है, मतलब कि एंड लग रखा है। एंड प्रेमिसेस दे रखी है, तो उसके बाद अगर हमें प्रूव करना होगा कि ये सी के इक्विवेलेंट है, तो इस तरह से हमें प्रूफ करना होगा इसे टोटोलॉजी, जिससे कि हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग जब बुलियन अलजेब्रा यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करना होगा और इस तरह से इसे ये प्रूफ करना होगा। तो ये क्या होता है, ये एक लेंदी मेथड हो जाता है। पर अब हम लोग क्या देखेंगे, रूल ऑफ इन्फ्लुएंस में देखेंगे कि क्या क्या रूल्स आते हैं और उसकी मदद से इन सब चीज़ों को आसानी से प्रूव किया जा सकता है। देखो, रूल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या क्या आता है, एडिशन आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है, कंजंक्शन आता है, मॉडस पोनेंस आता है, मॉडस टॉलेंस आता है और डिस्ट्रक्टिव सेलोलिज्म आता है। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारे रूल्स को देखेंगे। हमारा पहला रूल है एडिशन रूल। ठीक है। अब एडिशन रूल में क्या है कि अगर ये कह रहा है कि अगर P ट्रू होगा तो इसे हम लोग देयरफॉर ये कह सकते हैं कि P और Q जो होगा वो ट्रू होगा। देखो, जहां पर भी आपको और दिखे, इसका क्या मतलब होता है, और का मतलब होता है कि और के दोनों साइड में अगर एक भी ट्रू हो जाएगा ना, तो पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ट्रू है और ट्रू है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू है और फॉल्स है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्योंकि अगर एक भी ट्रू हो गया ना, इसका मतलब कि ट्रू होना ही होना है। तो इसीलिए ये क्या बोल रहा है कि अगर P ट्रू है तो इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि P और Q जो होगा वो ट्रू होगा। वैसे ही सिमिलर, अगर Q ट्रू है तो P और Q ट्रू होगा, क्योंकि एक तो ट्रू हो गया ना, अब तो इस स्टेटमेंट को ट्रू होने से कोई नहीं रोक सकता है। वैसे ही अगर P ट्रू है तो P और Q और R कितना भी लगा लो यहाँ पे, और अगर और लगा हुआ है इसका मतलब, और P ट्रू है तो इसका मतलब ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। अब देखो, उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि P अगर ट्रू है तो P और Q जो होगा वो ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि जब और का केस आता है तो अगर एक भी ट्रू होता है तो पूरा जो और लगा हुआ है ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर P है तो इससे इम्प्लाइज कर सकते हैं कि P और Q भी होगा वो ट्रू होगा, टोटोलॉजी होगा। यहाँ पर एक सिंपल इंग्लिश का जो एग्जाम्पल्स होता है उसके थ्रू समझाया गया है। जैसे आई गो टू ऑफिस बाय बस। ठीक है। तो अब इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आई गो टू ऑफिस बाय बस और कार। क्योंकि बस से तो जाएंगे ही, अब और वाला यहाँ पर ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस से तो जा सकते हैं फिर भी। तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, ये कंक्लूजन फाइंड आउट, मतलब कंक्लूड कर सकते हैं। देन हमारा सेकंड जो रूल होता है वो होता है सिंप्लीफिकेशन रूल। सिंप्लीफिकेशन रूल में क्या है कि अगर P एंड Q ट्रू है तो P भी ट्रू होगा। देखो, एंड वाले में क्या होना चाहिए, अगर एंड को ट्रू होना है तो इधर भी ट्रू होना पड़ेगा और इधर भी ट्रू होना पड़ेगा, ये वाला आप याद रखो। तो देखो, अगर एंड ट्रू है इसका मतलब P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो इसीलिए कह सकते हैं P एंड Q, इसका मतलब P ट्रू होगा। वैसे ही P एंड Q, इसका मतलब Q ट्रू होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इधर भी ट्रू इधर भी ट्रू होना चाहिए ट्रू होने के लिए पूरा। इसी तरह से अगर हम लोग लिखेंगे P एंड Q एंड R एंड ऐसे लगाते जाएंगे तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि P ट्रू होगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही ट्रू है, तो एक का ट्रू होना पड़ेगा, तभी सारे सारे ट्रू होंगे, तभी ये पूरा ट्रू होगा। इसी वजह से ये एक भी जो है वो भी ट्रू ही होगा। वैसे ही क्यू को कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वैसे ही अगला आप लिखो तो आर का भी कंक्लूजन निकाल सकते हो कि वो भी ट्रू होगा, ये कहता है सिंप्लीफिकेशन रूल। अब देखो, इसी बात को यहाँ पर सिंपली बताया गया है कि पी एंड क्यू ट्रू है तो पी भी ट्रू होगा। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, पी एंड क्यू से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इससे पी हो सकता है, और पी एंड क्यू से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि क्यू भी ट्रू होगा, ये टोटोलॉजी होगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम लोग इसका इंग्लिश बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम स्टडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन कॉलेज। मीन्स मैं फिजिक्स भी पढ़ रही हूँ और केमिस्ट्री भी पढ़ रही हूँ, तो इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि आई एम स्टडिंग फिजिक्स इन कॉलेज।
या फिर हम लोग इससे ये भी निकाल सकते हैं एक कंक्लूजन दैट आई एम स्टडिंग केमिस्ट्री इन कॉलेज, नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री इन कॉलेज। तो इस तरह से जैसे कि यहाँ पर क्या है, पी एंड क्यू है, पी क्या हो गया कि फिजिक्स पढ़ रहा है, क्यू क्या हो गया कि केमिस्ट्री पढ़ रहा है। अब हम लोग ने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, पी मतलब फिजिक्स कॉलेज में पढ़ रहा है तो ऑफकोर्स पढ़ रहा है फिजिक्स। तो ये क्या हो गया, ये किसके थ्रू हो गया, ये सिंप्लीफिकेशन रूल के थ्रू हो गया, ठीक है। अब हमारा थर्ड जो रूल है वो है कंजंक्शन रूल। कंजंक्शन रूल में क्या है कि P और Q है तो इससे क्या हो जाएगा, अगर P ट्रू है Q ट्रू है तो P एंड Q को भी ट्रू हम लोग कह सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स कह सकते हैं। वैसे ही सिमिलर है, P ट्रू है Q ट्रू है R ट्रू है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि P एंड Q एंड R ये तीनों ही क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसको साबित करने का बहुत आसान तरीका है, P एंड Q को P एंड Q के इक्वल ही लाना होता है, तो यहाँ से टोटोलॉजी आराम से प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन, मॉड एक्सपोनेंट्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे अच्छे से समझते हैं। इसे हम लोग रूल ऑफ डिटैचमेंट भी बोलते हैं, देखेंगे कि हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। तो देखो, P इम्प्लाइज Q, अगर P इम्प्लाइज Q ट्रू है और P ट्रू है तो इसका मतलब होता है कि Q भी होगा यहाँ पर वो ट्रू होगा। क्योंकि अगर देखो यहाँ पर P ट्रू है तो Q को तो ट्रू होना पड़ेगा ना। हम लोग P इम्प्लाइज Q में देखते हैं कि P यहाँ से ये ट्रू होता है और यहाँ से ये फॉल्स ही होता है। तो इस वजह से अगर P ट्रू है तो Q को ट्रू होना ही पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पर हम इसे समझते हैं जैसे P की वैल्यू Q की वैल्यू और P इम्प्लाइज Q की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम लोग फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, इस तरह से ही चार वैल्यू इधर रखी जा सकती है और इस तरह से चार बनाया जा सकता है और यहाँ पर भी चार बनाया जा सकता है। तो इससे जब इम्प्लाइज की वैल्यू निकालते हैं तो फॉल्स इम्प्लाइज टू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फॉल्स इम्प्लाइज टू ट्रू ट्रू हो जाएगा, ये इस तरह से ट्रू हो जाएगा। अब हमें क्या कह रहा है कि पी ट्रू होना चाहिए, तो पी ट्रू कहाँ है, इन दो जगह पर है। देन पी इम्प्लाइज क्यू भी होना चाहिए, वो ट्रू होना चाहिए। तो अब इसके लिए जो क्यू होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से वैल्यू आपको दिख रही है कि ट्रू होगा। तो यहाँ पर है कि P इम्प्लाइज Q ट्रू है, P ट्रू है, तो इसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि Q जो है वो भी ट्रू है। तो यहाँ पर इसी को इस तरह से भी लिखा गया है, P इम्प्लाइज Q एंड P एंड, क्योंकि इसके बीच एंड ही लगेगा तो इससे क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाइज कर देगा कि Q भी होगा वो ट्रू होगा। और हम जानते हैं कि एंड जो होता है वो कॉम्यूटेटिव इन प्रॉपर्टी होता है। तो कॉम्यूटेटिव का मतलब कि आप अगर इसे फ्लिप भी करोगे तो मैटर नहीं करेगा सीक्वेंस। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो P था इसको इस तरफ रखा एंड P इम्प्लाइज Q किया, तो इससे भी Q आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इस फॉर्म में यहाँ पर लिख रखा था, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट किया, तो इसको वापस इस फॉर्म में लिखेंगे तो P ऊपर आ जाएगा और P इम्प्लाइज क्यू नीचे आ जाएगा, इस तरह से। सो अब आगे का एग्जाम्पल देखो, इफ इट रेन्स देन चिल्ड्रन विल नॉट प्ले। सो अगर रेन होगा तो चिल्ड्रन प्ले नहीं करेंगे। इट रेन्स, अगर रेन हुई है ये बात ट्रू है तो हम लोग इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट चिल्ड्रन विल नॉट प्ले। तो यहाँ से मान लो इसको हम मान लिया P है, इसको मान लिया Q है, तो ये क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, Q कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इसी का ऊपर वाले का एक एग्जाम्पल दे रखा है। देन अगर बोला जाए इफ 4 इज डिविजिबल बाई 2 देन 4 इज इवन, यहाँ से इस तरह से स्टेटमेंट है। देन आगे दे रखा है कि 4 इज इवन, 4 जो है वो इवन है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 4 इज डिविजिबल बाई 2। तो ये क्या है, ये P है, ये Q है और ये Q है, तो इसे हमने क्या किया, P को एज ए कंक्लूजन निकाल लिया है यहाँ से, ठीक है। देयरफॉर हमने मॉडस पॉलेंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मॉडस टॉलेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलो देखते हैं। देखो, मॉडस टॉलेंस को रूल ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव भी कहा जाता है। सो इसमें क्या है, P इम्प्लाइज Q एंड नॉट Q अगर ट्रू है तो इससे क्या हो जाएगा, नॉट P भी हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। उसी तरह से अगर नॉट Q इम्प्लाइज कर रहा है नॉट P को, और अगर नॉट Q ट्रू है तो नॉट P भी हो जाएगा, यहाँ से ट्रू हो जाएगा। इसे इसीलिए इसे कहते हैं रूल्स ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव। यहाँ पर एक याद करने का तरीका है, P इम्प्लाइज टू Q, तो P सच बोलोगे तो आगे जाओगे, झूठ बोलोगे तो पीछे जाओगे। तो इस तरह से ये बस याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। अब इसका यूज कहाँ करते हैं कि जहां पर भी कॉन्ट्राडिक्शन करके अगर प्रूफ करना हो किसी चीज को, तो वहां पर हम लोग इस मॉडस टॉलेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, 5 इज इवन, अब 5 तो इवन होता नहीं है बट हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, जैसे कि पहले हम लोग मैथ्स में क्या करते थे कि मान लेते हैं कि ये सही बात है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 5 इज इवन देन 2 मस्ट डिवाइड 5। और हम लोग ये बात जानते हैं कि 2 डज नॉट डिवाइड 5, मतलब 2 तो 5 को डिवाइड करता नहीं है, वी नो दैट। तो ये क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, बट यहाँ पे जो नॉट Q है वो सही है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि नॉट P जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, मतलब 5 इज नॉट इवन।
तो इस तरह से ये कंक्लूजन निकल गया और हमारा प्रूफ भी हो गया कि 5 जो है वो इवन नहीं है। सो यहाँ से हमने जो ऊपर किया था उसी का यूज किया यहाँ पे, p implies q नॉट q देन नॉट p इज ऑल्सो ट्रू। यहाँ पर उसी पॉइंट को लिखा रखा है, इफ कॉन्सिक्वेंसेज फॉल देन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। मतलब ये जो स्टेटमेंट स्टार्ट में हमने कंसिडर किया था वो भी फॉल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ फैलेसीज के बारे में। फैलेसीज क्या होती हैं कि वैसी चीजें जो कि वैलिड नहीं है, अगर आप लिख रहे हो तो वो वैलिड नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो कुछ वैलिड आर्ग्यूमेंट लिख रखे हैं जो कि हमने ऊपर पढ़ा है, और कुछ फैलेसी जो कि ऐसे नहीं होता है बट कभी कभी ऐसे लिख देते हैं हम लोग, तो उसे हमें ध्यान देना है। जैसे देखो P implies Q, अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, ये तो हमने ऊपर पढ़ा था। बट P implies Q, अगर Q ट्रू होगा तो P ट्रू हो जाएगा, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा था, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसे कहते हैं फैलेसी ऑफ कंजर्व। वैसे आप देखो P implies Q, अगर नॉट Q ट्रू है तो नॉट P भी ट्रू होगा, ये हमने ऊपर देखा। बट अगर आप इसे उल्टा लिख दो, P implies Q नॉट P ट्रू है तो नॉट Q, इसका कंक्लूजन निकालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ इनवर्स कहते हैं। देन एक और एग्जांपल देखो कि अगर P है ट्रू तो Q भी ट्रू हो जाएगा। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि डायरेक्ट यहाँ पर कोई रिलेशन भी नहीं आ रहा और हम बोल रहे हैं कि P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी क्या है, फैलेसी है। वैसे ही अगर देखा जाए कि P ट्रू है Q ट्रू है तो बोल देंगे कि R भी ट्रू है। अब उसका तो कुछ रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो कैसे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फैलेसी होती है उसे कहते हैं फैलेसी ऑफ नॉन सिक्वेटर। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी फैलेसी है, बस आप ये याद रखो कि एक फैलेसी है, ऐसा नहीं होता है। देन नेक्स्ट जानते हैं डिसजंक्टिव साइलोलिज्म, ठीक है। इसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं एलिमिनेशन के द्वारा। वैसे चीजें जैसे एलिमिनेट कर करके प्रूफ किया जाता है कि मान लो कि एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन है तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है और चौथा नहीं है, तो क्या होगा, तीसरा आंसर होगा, इस तरह से होगा। देखो डिसजंक्टिव सैलोलिज्म को समझने से पहले यहाँ पर एक वर्ड तुम्हें दिख रहा है, डिसजंक्टिव। अब डिसजंक्शन का मतलब तुम्हें पता है और होता है, कंजंक्शन का मतलब एंड होता है, और नेगेशन का मतलब ये जैसे नेगेटिव, ये जो नेगेशन दिखाते हैं, तो ये तो बेसिक चीज है जो कि तुम्हें पता होगी। अब देखो यहाँ पर इसका क्या है, डिसजंक्शन जो सैलोलिज्म है ये बहुत ही सिंपल है कि P और Q कर रहे हैं तो नॉट Q अगर करेंगे तो P ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो ये वाला जो है वो ट्रू है ना। अब ये वाला जो है वो ट्रू है तो इसका मतलब क्यू जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, तो इससे तो ट्रू होना ही पड़ेगा ना पूरे को ट्रू होने के लिए। तो इसी वजह से पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वैसे यहाँ पर है पी और क्यू नॉट पी, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, प्यू जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो पी एंड क्यू, सॉरी पी और क्यू और आर, तो यहाँ पर नॉट पी ट्रू है नॉट क्यू ट्रू है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे स्टेटमेंट को तो ट्रू होना है। तो इसमें से किसी एक को तो ट्रू होना ही पड़ेगा, और पहले ही बताया कि ये दोनों फॉल्स है तो एक को तो ट्रू होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसे कहाँ यूज किया जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ जो होता है वहां पर यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि ए और बी और सी हैज डन मर्डर, मतलब हमें पता है कि या तो ए ने मर्डर किया, या तो बी ने किया, या तो सी ने किया है। अब हम लोग किसी तरह से ये प्रूफ कर देते हैं कि ए जो है उसने मर्डर नहीं किया है, ठीक है। और हमें ये भी प्रूफ कर देते हैं हम लोग कि बी जो है उसने भी मर्डर नहीं किया है, तो अब बचा कौन, सिर्फ सी बचा। तो आंसर क्या होगा कि सिर्फ सी ने ही मर्डर किया है, सी ने किया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हैज डन मर्डर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करते हैं, यूज ऑफ एलिमिनेशन मेथड करते हैं एग्जाम में, जो उसको भी वो भी डिसजंक्टिव सैलोलिज्म ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम में अगर ऑप्शन 4 दे रखे हैं तो 3 नहीं है तो चौथा तो होगा ही होगा। तो इस ये जो यूज करते हैं वो डिसजंक्टिव सैलोलिज्म ही होता है। सो तो इस तरह से आपके रूल ऑफ इन्फ्रेंस खत्म होते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।